नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए पार्ट नंबर 22 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, MS एक्सेल में करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल में करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। पहला क्वेश्चन हमसे MS एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल में यदि हमें करंट डेट इंसर्ट करनी है, आज की डेट इंसर्ट करनी है, तो क्या शॉर्टकट की यूज की जाती है। यहां पर आपको एक साथ 4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। 4 हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, MS एक्सेल में करंट डेट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि करंट टाइम को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। और साथ ही साथ MS एक्सेल के 2 फंक्शन भी आपको तैयार करने हैं। MS एक्सेल का एक फंक्शन होता है टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन क्या करता है? टुडे फंक्शन करंट डेट को शो करता है। करंट डेट को MS एक्सेल में यदि आपको करंट डेट शो करनी है तो वह टुडे फंक्शन से शो हो जाती है। और एक फंक्शन होता है नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन क्या करता है? यह करंट डेट और करंट टाइम दोनों को शो करता है। जो नाउ फंक्शन है यह करंट डेट और करंट टाइम दोनों को शो करता है, जबकि टुडे फंक्शन केवल करंट डेट को शो करता है। तो अभी हमसे शॉर्टकट की पूछी गई है, आपसे इसका फंक्शन भी पूछा जा सकता है। MS एक्सेल में करंट डेट को इंसर्ट करता है टुडे फंक्शन और करंट डेट एंड टाइम को शो करता है नाउ फंक्शन। और शॉर्टकट की कौन सी है? यदि आपको एक्सेल में करंट डेट शो करनी है तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन से एक्सेल में करंट डेट शो होती है और कंट्रोल शिफ्ट कॉलन से करंट टाइम इंसर्ट हो जाता है। करंट टाइम को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट कॉलन। और करंट डेट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। करंट डेट को इंसर्ट करने वाला फंक्शन कौन सा है? टुडे फंक्शन। और करंट डेट एंड टाइम को इंसर्ट करने वाला फंक्शन है नाउ फंक्शन। तो यहां पर हमने एक साथ 4 क्वेश्चन तैयार करे। इन चारों को हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो चलते हैं MS एक्सेल पर। यह हमारा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है। यदि हम यहां पर इक्वल के साथ टुडे फंक्शन को टाइप करते हैं तो आप देख सकते हैं टुडे फंक्शन हमें करंट डेट शो कर रहा है। करंट डेट मतलब आज जो भी डेट हमारे सिस्टम में होगी वह हमें शो की जाएगी। इसी प्रकार से एक फंक्शन होता है नाउ फंक्शन, जो कि करंट डेट और करंट टाइम दोनों को शो कर देता है। नाउ फंक्शन से करंट डेट और टाइम दोनों को शो किया जाता है, जबकि टुडे फंक्शन से केवल करंट डेट को शो किया जाता है। आप देख सकते हैं यह वीडियो किस डेट पर और किस टाइम पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी प्रकार से एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, जिससे हम करंट डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। और एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, जिससे हम करंट टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। तो MS एक्सेल में हमने एक साथ 4 क्वेश्चन तैयार करे। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन से MS एक्सेल में करंट डेट को इंसर्ट किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में मेल मर्ज ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है। MS वर्ड में मेल मर्ज ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है। यह क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है। MS वर्ड में जो मेल मर्ज ऑप्शन होता है यह किस टैब में प्राप्त होता है। मेल मर्ज ऑप्शन MS वर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, जो कि एक ही प्रकार की जानकारी को कई लोगों को भेजने की सुविधा प्रदान करता है। जब हमें एक ही प्रकार की इंफॉर्मेशन या एक ही प्रकार का डॉक्यूमेंट मल्टीपल यूजर्स को सेंड करना होता है, तब मेल मर्ज ऑप्शन का यूज किया जाता है। मेल मर्ज ऑप्शन
एक डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी क्रिएट करने की सुविधा प्रदान करता है। मेल मर्ज ऑप्शन के द्वारा एक प्रकार की जानकारी को मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमएस वर्ड में एक ही प्रकार की जानकारी को कई लोगों तक भेजने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? वह ऑप्शन होता है मेल मर्ज। मेल मर्ज एमएस वर्ड का एक ऐसा फीचर है जो हमें एक ही प्रकार की जानकारी कई लोगों को एक साथ भेजने की सुविधा प्रदान करता है। मेल मर्ज के द्वारा लेटर बनाए जाते हैं, मेल मर्ज के द्वारा लेबल बनाए जाते हैं, मेल मर्ज के द्वारा एनवेलप बनाए जाते हैं, मतलब कि लिफाफे। आपसे पूछा जा सकता है मेल मर्ज ऑप्शन के द्वारा कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं? तो हम लेटर बना सकते हैं, लेबल बना सकते हैं, एनवेलप बना सकते हैं। मेल मर्ज ऑप्शन मेलिंग्स टैब में प्राप्त होता है। मेलिंग्स टैब में मेलिंग्स टैब होता है एमएस वर्ड के अंदर, जिसमें मेल मर्ज नाम का ऑप्शन होता है और मेल मर्ज ऑप्शन के द्वारा हम लेटर, लेबल, एनवेलप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड में एक मेलिंग्स टैब होता है जिसमें मेल मर्ज से रिलेटेड सभी प्रकार के ऑप्शन होते हैं। यह मेलिंग्स टैब पूरा मेल मर्ज से संबंधित होता है। यहां पर मेल मर्ज से संबंधित कई ऑप्शन होते हैं। एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि मेलिंग्स टैब में क्रिएट ग्रुप में कितने ऑप्शन होते हैं? तो मेलिंग्स टैब का जो क्रिएट ग्रुप होता है इसमें दो ही ऑप्शन होते हैं, एक होता है एनवेलप्स और एक होता है लेबल्स। एक बार क्वेश्चन यह भी पूछा गया है सीपीसीटी में कि मेलिंग्स टैब में पहला ग्रुप कौन सा होता है, फर्स्ट ग्रुप कौन सा होता है? वह होता है क्रिएट ग्रुप। मेलिंग्स टैब में पहला ग्रुप होता है क्रिएट ग्रुप। क्रिएट ग्रुप में दो ऑप्शन होते हैं, एनवेलप्स और लेबल्स। एक बार यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि यदि हम क्रिएट ग्रुप में एनवेलप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है? जब आप एनवेलप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या लेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके दिया जाता है जिसका नाम होता है एनवेलप एंड लेबल। एनवेलप एंड लेबल। आप यदि एनवेलप ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो भी यही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और यदि आप लेबल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो भी यही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस डायलॉग बॉक्स का टाइटल क्या होता है? एनवेलप्स एंड लेबल। तो मेल मर्ज ऑप्शन से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और मेल मर्ज ऑप्शन हमें मेलिंग्स टैब में प्राप्त होता है जो कि एक ही प्रकार की जानकारी को कई लोगों के साथ शेयर करने की सुविधा प्रदान करता है। मेल मर्ज के द्वारा हम लेटर, लेबल, एनवेलप क्रिएट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? निम्न में से कौन एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? हमें 4 सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? वह सॉफ्टवेयर जो केवल टेक्स्ट को टाइप करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हम टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट को सेव कर सकते हैं। वह सॉफ्टवेयर कहलाता है टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर, जो कि होता है नोटपैड। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एसेसरी सॉफ्टवेयर के रूप में इंस्टॉल हो जाता है। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एसेसरी सॉफ्टवेयर के रूप में इंस्टॉल हो जाता है। नोटपैड का यूज टेक्स्ट को टाइप करने के लिए, एडिट करने के लिए किया जाता है और नोटपैड में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .txt। .txt नोटपैड में बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन होता है। यहां पर वर्डपैड जो है, वर्डपैड तो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एमएस एक्सेस एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और स्नैपिंग टूल का यूज स्क्रीनशॉट को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। यदि हमारी स्क्रीन पर कोई विंडो ओपन है, कोई ग्राफिक्स ओपन है, कोई ऑब्जेक्ट शो हो रहा है तो हम उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्नैपिंग टूल के द्वारा, या उस ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट, कुछ एरिया भी हम स्क्रीनशॉट के रूप में सेव कर सकते हैं। तो यहां पर जो 4 सॉफ्टवेयर दिए गए थे, हमने चारों सॉफ्टवेयर को समझा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोटपैड। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंप्यूटर नेटवर्क का वह कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर से डेटा और रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है ब्लैंक कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क का वह कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर से डेटा और रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है ब्लैंक कहलाता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर नेटवर्क का वह कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर से डेटा और रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है वह कौन सा कंप्यूटर कहलाता है। यहां पर आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार करने हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर्स का ग्रुप होता है। कई कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने पर कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए बनाया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में जो मेन कंप्यूटर होता है, सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है, उसे कहा जाता है सर्वर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे इंपोर्टेंट और सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन कहलाता है? वह कहलाता है सर्वर। सर्वर जिसे होस्ट भी कहा जाता है। नेटवर्क का सबसे इंपोर्टेंट और सबसे पावरफुल कंप्यूटर सर्वर या होस्ट होता है। एक सर्वर से मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर कौन से होते हैं? जिनके पास प्रोसेसिंग पावर नहीं होता है। यह क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर पर डिपेंड होते हैं। सर्वर पर सभी प्रकार के रिसोर्स होते हैं। रिसोर्स मतलब संसाधन। जो भी रिसोर्स सर्वर पर होते हैं, यह रिसोर्स सर्वर सभी क्लाइंट को उपलब्ध कराता है। जो भी क्लाइंट होते हैं, यह सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर रिक्वेस्ट के आधार पर रिस्पॉन्स देता है। मतलब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क के अदर कंप्यूटर को रिसोर्स उपलब्ध कराता है। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जो नेटवर्क के अदर कंप्यूटर्स को रिसोर्स उपलब्ध कराता है और क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजता है और उस रिक्वेस्ट के आधार पर सर्वर उसे रिस्पॉन्स प्रदान करता है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? कंप्यूटर नेटवर्क का वह कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर से डेटा और रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है ब्लैंक कहलाता है। वह कहलाता है क्लाइंट कंप्यूटर। क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो सर्वर पर डिपेंड होता है। क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट के आधार पर क्लाइंट को रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देता है। मतलब सर्वर ऐसा कंप्यूटर है जो रिसोर्स उपलब्ध कराता है और क्लाइंट ऐसा कंप्यूटर है जो सर्वर से रिक्वेस्ट करके रिसोर्स लेता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लाइंट कंप्यूटर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में किसी सॉफ्टवेयर को रिमूव करने के लिए किस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर सिस्टम से किसी सॉफ्टवेयर को रिमूव करने के लिए किस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर सिस्टम से किसी सॉफ्टवेयर को रिमूव करने के लिए किस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी नए सॉफ्टवेयर को ऐड करते हैं तो उसके लिए इंस्टॉल प्रोसेस यूज की जाती है, इंस्टॉल। और जब हम अपने कंप्यूटर से किसी सॉफ्टवेयर को रिमूव करते हैं तो उसके लिए अनइंस्टॉल प्रोसेस यूज की जाती है, अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल मतलब सॉफ्टवेयर को हटाना और इंस्टॉल मतलब सॉफ्टवेयर को ऐड करना। तो कंप्यूटर सिस्टम में एक नए सॉफ्टवेयर को ऐड करने के लिए इंस्टॉलेशन करना होता है और यदि हमें सॉफ्टवेयर को हटाना है तो अनइंस्टॉल प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर सिस्टम से किसी सॉफ्टवेयर को रिमूव करने के लिए अनइंस्टॉल प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह क्वेश्चन
कंप्यूटर की जनरेशन से संबंधित है और कंप्यूटर की जनरेशन से संबंधित एक दो क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। यहां पर आपको 5-6 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कंप्यूटर सिस्टम की टोटल कितनी जनरेशन है, तो कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन है। कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन है जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक है। कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन है जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक है। आपको पांचों जनरेशन की टेक्नोलॉजी जरूर याद होनी चाहिए क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम की जो जनरेशन है इसकी टेक्नोलॉजी कई बार पेपर में पूछी जाती हैं। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता है। वैक्यूम ट्यूब का फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता है। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का यूज किया जाता है, आईसी का। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम से माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा और जो फोर्थ जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर हैं वह VLSI टेक्निक पर वर्क करते हैं। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम से माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा और जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर हैं वह VLSI टेक्निक पर वर्क करते हैं। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम है यह ULSI और AI टेक्निक पर आधारित हैं। ULSI और AI। ULSI का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन है जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता है। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से VLSI टेक्निक यूज की जाने लगी, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और 5th जनरेशन के कंप्यूटर में ULSI टेक्निक और AI टेक्निक का यूज किया जाता है। ULSI का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, वह टेक्नोलॉजी होती है ट्रांजिस्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजिस्टर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सबसे तेज प्रिंटर है। निम्न में से कौन सबसे तेज प्रिंटर है। यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर से संबंधित प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। हार्ड कॉपी आउटपुट मतलब ऐसा आउटपुट जिसको कागज पर प्रिंट कर दिया जाता है। वह आउटपुट जो कागज पर प्रिंट हो जाता है वह कहलाता है हार्ड कॉपी आउटपुट। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं। हमें 4 प्रिंटर के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सबसे तेज प्रिंटर है। सबसे फास्ट प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जिसकी स्पीड सबसे अधिक फास्ट होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, जो लेजर प्रिंटर है वह एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। मतलब यह प्रिंटिंग करते समय कम साउंड करता है, आवाज कम करता है और इसकी स्पीड फास्ट होती है। यह हाई क्वालिटी का आउटपुट प्रदान करता है। लेजर प्रिंटर सबसे फास्ट प्रिंटर होता है जो कि एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है, फास्ट स्पीड में वर्क करता है और हाई क्वालिटी आउटपुट प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेजर प्रिंटर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट लास्ट स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में
डायरेक्ट लास्ट स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से पूछा गया है। पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट का यूज प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में जो फाइल बनती है उसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो पेज यूज होता है, पेज, उसे कहा जाता है स्लाइड। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में बनने वाली फाइल को प्रेजेंटेशन कहा जाता है, और प्रेजेंटेशन के अंदर जो पेज यूज होता है उसे कहा जाता है स्लाइड। एक प्रेजेंटेशन मल्टीपल स्लाइड का कलेक्शन होती है। एक प्रेजेंटेशन मल्टीपल स्लाइड का कलेक्शन होती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट लास्ट स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यहां पर आपको 4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। आपसे पूछा जा सकता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए क्या शॉर्टकट की यूज की जाती है। यहां पर यदि हमें प्रेजेंटेशन की फर्स्ट स्लाइड पर आना है तो हम यूज कर सकते हैं होम की का या फिर कंट्रोल प्लस होम की का। प्रेजेंटेशन की फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए, फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए आप होम की को प्रेस कर सकते हैं या कंट्रोल प्लस होम की को भी प्रेस कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रेजेंटेशन की लास्ट स्लाइड पर जाने के लिए आप एंड की का यूज कर सकते हैं, एंड की का, या फिर आप कंट्रोल के साथ एंड की को प्रेस कर सकते हैं। मतलब प्रेजेंटेशन की लास्ट स्लाइड पर जाने के लिए एंड की या कंट्रोल प्लस एंड की यूज की जा सकती है, और प्रेजेंटेशन की फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए होम की या फिर कंट्रोल प्लस होम की का यूज किया जा सकता है। इसको हम पावर पॉइंट पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जिसमें अभी हम 461 नंबर की स्लाइड पर हैं। यदि हम कीबोर्ड से होम की को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक हम फर्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं, फर्स्ट स्लाइड पर। इसी प्रकार से हम कंट्रोल प्लस होम की से भी फर्स्ट स्लाइड पर आ सकते हैं, और यदि हम एंड की को प्रेस कर दें या कंट्रोल प्लस एंड की को प्रेस कर दें तो हम डायरेक्ट लास्ट स्लाइड पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड पर आने के लिए होम की या कंट्रोल प्लस होम की का यूज किया जाता है, और लास्ट स्लाइड पर जाने के लिए एंड की या कंट्रोल प्लस एंड की का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट लास्ट स्लाइड पर जाने के लिए एंड की का उपयोग किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में चार्ट क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में चार्ट क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि सीपीसीटी के एग्जाम में हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन तो आपको चार्ट टॉपिक से जरूर मिलेंगे, और किसी किसी पेपर में तो 3 से 4 क्वेश्चन भी चार्ट टॉपिक से पूछे जाते हैं। एमएस एक्सेल का चार्ट टॉपिक सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे चैनल पर चार्ट टॉपिक का एक सेपरेट वीडियो भी बनाया गया है जिसको आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एमएस एक्सेल में चार्ट क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यहां पर आपको चार्ट से संबंधित 5-6 क्वेश्चन तैयार करने हैं। चार्ट क्या होता है? चार्ट किसी टेबल के डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। मतलब किसी टेबल के डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है चार्ट। किसी टेबल के डेटा को चित्रों में दर्शाने के लिए चार्ट का यूज किया जाता है। चार्ट ऑप्शन एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इंसर्ट टैब में जो चार्ट ऑप्शन होता है यह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। चार्ट ऑप्शन इंसर्ट टैब के अंतर्गत प्राप्त हो जाता है, और चार्ट क्रिएट करने की 2 शॉर्टकट की होती हैं। एक तो होती है F11 शॉर्टकट की, F11। आप F11 की के द्वारा एमएस एक्सेल में चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इस शॉर्टकट की से जो चार्ट क्रिएट होता है वह न्यू वर्कशीट पर क्रिएट होता है। न्यू वर्कशीट पर मतलब हमारी जो टेबल होगी वह टेबल अलग वर्कशीट पर रहेगी, और जो चार्ट बनेगा वह अलग वर्कशीट पर बनेगा। यदि आप F11 की से चार्ट क्रिएट करेंगे तो चार्ट एक नई वर्कशीट पर बनता है। इस वर्कशीट को कहा जाता है
चार्ट शीट, ऐसी वर्कशीट जिस पर केवल चार्ट बना होता है वह कहलाती है चार्ट शीट। तो यदि आप F11 की से चार्ट बनाएंगे तो चार्ट बनेगा एक नई वर्कशीट पर, और यदि आप Alt प्लस F1 शॉर्टकट की से चार्ट बनाएंगे तो वह चार्ट उसी वर्कशीट पर बन जाएगा जिस वर्कशीट पर आपकी टेबल बनी है, मतलब सेम वर्कशीट पर। इस चार्ट को कहा जाता है एम्बेडेड चार्ट। एम्बेडेड चार्ट कौन सा होता है? जो उसी वर्कशीट पर बनता है जिस वर्कशीट पर हमारी टेबल बनी होती है। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, MS एक्सेल में चार्ट का डिफॉल्ट टाइप क्या होता है? तो डिफॉल्ट टाइप होता है चार्ट का कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट, जब आप एक्सेल में चार्ट बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट कौन सा चार्ट बनता है? कॉलम चार्ट। यहां पर हमने चार्ट टॉपिक से संबंधित 5-6 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। MS एक्सेल में चार्ट क्रिएट करने के लिए F11 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एम कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एम कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक होता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। और ई कॉमर्स होता क्या है? ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं को खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। और अब ई कॉमर्स का यूज मोबाइल के माध्यम से किया जाने लगा है, स्मार्टफोन के द्वारा किया जाने लगा है। तो एम कॉमर्स का फुल फॉर्म हो जाता है मोबाइल कॉमर्स। मतलब ऐसा कॉमर्स, ऐसा बिजनेस जो कि मोबाइल के द्वारा पॉसिबल हो गया है। अब जो ऑनलाइन वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है वह मोबाइल के द्वारा भी पॉसिबल हो गया है, जिसे कहा जाता है एम कॉमर्स। और एम कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है मोबाइल कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और एम कॉमर्स मतलब मोबाइल कॉमर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक टेक्स्ट ग्राफिक्स ऑडियो वीडियो एनिमेशन का कॉम्बिनेशन होता है। ब्लैंक टेक्स्ट ग्राफिक्स ऑडियो वीडियो एनिमेशन का कॉम्बिनेशन होता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें हमें शब्द दिए गए हैं टेक्स्ट ग्राफिक्स ऑडियो वीडियो एनिमेशन, इसका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? जो टेक्स्ट ग्राफिक्स ऑडियो वीडियो एनिमेशन का कॉम्बिनेशन है वह होता है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया मतलब कंप्यूटर साइंस में एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसी इंफॉर्मेशन को कई तरीके से रिप्रेजेंट करने की सुविधा प्रदान करती है। मल्टीमीडिया मतलब मल्टीमीडिया, मल्टी मतलब होता है कई, मीडिया मतलब होता है माध्यम। किसी जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए मल्टीमीडिया हमें कई माध्यम प्रदान करता है। जैसे कि हम जानकारी को लिखकर बता सकते हैं, चित्रों के द्वारा बता सकते हैं, किसी चीज को सुनाकर बता सकते हैं, दिखाकर बता सकते हैं, और एनिमेशन के द्वारा इफेक्ट सेट करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मल्टीमीडिया मतलब किसी जानकारी को किसी यूजर के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए कई माध्यम मल्टीपल मीडिया का यूज कर सकते हैं, वह कहलाता है मल्टीमीडिया, जो कि कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच होती है जो कि करंट टाइम पर प्रत्येक फील्ड में यूज की जाती है। जो मल्टीमीडिया होता है वह टेक्स्ट ग्राफिक्स ऑडियो वीडियो एनिमेशन का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मल्टीमीडिया टेक्स्ट ग्राफिक्स ऑडियो वीडियो एनिमेशन का कॉम्बिनेशन होता है। मल्टीमीडिया के 5 एलिमेंट कहलाते हैं टेक्स्ट ग्राफिक्स ऑडियो वीडियो एनिमेशन। यह पांचों मल्टीमीडिया के एलिमेंट होते हैं। इन पांचों से मिलकर मल्टीमीडिया बना होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हमें एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है डीटीपी, जिसका हमें फुल फॉर्म बताना है क्या होगा। डीटीपी का फुल फॉर्म होता है
डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं, बुक्स पब्लिश होती हैं, कार्ड पब्लिशिंग होती है, वह वर्क होता है डीटीपी के द्वारा और डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जो कि एक ऐसा वर्क होता है जिसके द्वारा किसी चीज को पब्लिश किया जाता है। बुक्स को, मैगजीन्स को, न्यूज़पेपर को पब्लिश करने के लिए डीटीपी का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीटीपी का फुल फॉर्म डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में SRC का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML में SRC का फुल फॉर्म क्या होता है? यह क्वेश्चन HTML से पूछा गया है। HTML जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML के द्वारा वेब पेज क्रिएट किए जाते हैं। वेब पेज, वेब पेज मतलब किसी वेबसाइट का पेज। जो वेबसाइट होती है वह मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस से मिलकर बनी होती है और वेबसाइट का जो पेज होता है उसे कहा जाता है वेब पेज। वेब पेज बनाने के लिए HTML लैंग्वेज का यूज किया जाता है। HTML के द्वारा वेब पेज बनाए जाते हैं। HTML को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा HTML को बनाया गया है और HTML में हमसे पूछा गया है SRC का फुल फॉर्म। SRC का फुल फॉर्म होता है सोर्स। सोर्स मतलब लोकेशन। जब हम अपने वेब पेज में कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं तो उसका सोर्स, उसकी लोकेशन देने के लिए SRC एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है और SRC का फुल फॉर्म होता है सोर्स। तो HTML में SRC का फुल फॉर्म होता है सोर्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में रैप टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल में रैप टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है और यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है MS एक्सेल में रैप टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है MS एक्सेल के सिंगल सेल में मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? जो MS एक्सेल का सेल होता है इसमें बाय डिफॉल्ट सिंगल लाइन का टेक्स्ट टाइप होता है, सिंगल लाइन का, और जब टेक्स्ट बड़ा हो जाता है तो वह सेल से बाहर चला जाता है। यदि आपको एक ही सेल में मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप करना है तो रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज किया जाता है। रैप टेक्स्ट ऑप्शन सिंगल सेल में मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है और रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट की होती है Alt+Enter। Alt+Enter से हम रैप टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं MS एक्सेल पर। फॉर एग्जाम्पल हम MS एक्सेल के एक सेल में कोई बड़ा टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे कि हमने यहां पर लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट है वह सेल से बाहर चला गया है, कॉलम से बाहर चला गया है, क्योंकि कॉलम की विड्थ कम है और टेक्स्ट की साइज ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में यदि हमें इस टेक्स्ट को एक ही सेल के अंदर मल्टीपल लाइन में फिट करना है तो हम रैप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट ऑप्शन होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप में होता है। आपको रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिक मल्टीपल लाइन में डिवाइड हो जाएगा और सेल में फिट हो जाएगा। इसके लिए आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। आपको जहां से लाइन को चेंज करना है वहां पर कर्सर को रखें और कीबोर्ड से Alt+Enter को प्रेस कर दें। Alt+Enter रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट की होती है। रैप टेक्स्ट ऑप्शन सिंगल सेल में मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप करने की सुविधा देता है। इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+Enter। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है NTFS का फुल फॉर्म क्या होता है? NTFS का फुल फॉर्म क्या होता है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है NTFS का फुल फॉर्म क्या होता है। यहां पर आपको 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। NTFS है क्या? NTFS एक फाइल सिस्टम होता है। फाइल सिस्टम, NTFS एक फाइल सिस्टम होता है जो कि किसी ड्राइव पर, किसी डिवाइस पर
फाइल्स को व्यवस्थित करने के लिए यूज किया जाता है। जब भी हम किसी स्टोरेज डिवाइस पर फाइल और फोल्डर को स्टोर करते हैं तो उनको व्यवस्थित करने के लिए फाइल सिस्टम का यूज किया जाता है। फाइल सिस्टम में हमसे पूछा गया है NTFS का फुल फॉर्म क्या होता है। NTFS का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, NTFS एक फाइल सिस्टम होता है जिसका फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। एक और फाइल सिस्टम आपको याद करना है FAT, F-A-T, FAT, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल, फैट भी एक फाइल सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। NTFS का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी अभी हमारी एक्टिव विंडो है, एक्टिव विंडो मतलब जिस विंडो पर हम वर्क कर रहे हैं। विंडो मतलब कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई फाइल हो सकती, कोई फोल्डर हो सकता, जिस पर अभी हम वर्क कर रहे हैं उसे बोला जाएगा एक्टिव विंडो। एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर जिस विंडो में अभी वर्क कर रहे हैं वह कहलाती है एक्टिव विंडो, और एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए Alt+F4 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। Alt+F4 से हम एक्टिव विंडो को क्लोज कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारे कंप्यूटर पर कोई भी विंडो ओपन नहीं होगी तो हम इस शॉर्टकट की के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन भी कर सकते हैं। मतलब Alt+F4 एक्टिव विंडो को तो क्लोज करता है, लेकिन यदि कोई भी विंडो ओपन नहीं होगी तो इस शॉर्टकट की से हम कंप्यूटर को शट डाउन भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए Alt+F4 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है। MS एक्सेल का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, यह क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है। MS एक्सेल में जो फाइल बनती है उसे हम कहते हैं वर्कबुक, और MS एक्सेल का जो पेज होता है उसे बोला जाता है वर्कशीट। वर्कशीट या सीट, वर्कशीट बोलते हैं या सीट बोलते हैं। एक वर्कशीट मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। जो वर्कशीट होती है उस वर्कशीट को अलग अलग तरीके से शो करने के लिए हमें कई प्रकार के व्यू दिए जाते हैं। व्यू MS एक्सेल में वर्कशीट को अलग अलग तरीके से शो करने के लिए कई प्रकार के व्यू दिए जाते हैं, और हमसे पूछा गया है MS एक्सेल का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है। तो MS एक्सेल का डिफॉल्ट व्यू होता है नॉर्मल व्यू। जब आप MS एक्सेल में कोई फाइल बनाते हैं तो हमारी जो वर्कशीट होती है वह बाय डिफॉल्ट हमें नॉर्मल व्यू में ओपन करके दी जाती है। MS एक्सेल में जो भी व्यू होते हैं वह सभी व्यू टैब के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। सभी प्रकार के व्यू टैब में प्राप्त होते हैं। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल के व्यू टैब में हमें कई प्रकार के व्यू दिए जाते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू होता है, नॉर्मल व्यू। तो MS एक्सेल का डिफॉल्ट व्यू होता है नॉर्मल व्यू। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में रेंज को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। MS एक्सेल में रेंज को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है MS एक्सेल से, रेंज को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। MS एक्सेल की जो वर्कशीट होती है, वर्कशीट मतलब एक्सेल का पेज जिसमें मल्टीपल रो होती हैं और मल्टीपल कॉलम होते हैं। रो को हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को हम अल्फाबेट से ABCD से रिप्रेजेंट करते हैं। एक वर्कशीट मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। जब एक रो और कॉलम मिलता है, एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है तो एक सेल क्रिएट होता है। सेल हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे इस सेल का एड्रेस क्या होगा, B2। इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, B2।
2, पहले कॉलम का नाम लिखा जाता है फिर रो का नंबर लिखा जाता है। तो हर सेल का अपना एक क्या होता है, एड्रेस होता है। जब मल्टीपल सेल को एक साथ यूज करना होता है तब हम रेंज का यूज करते हैं। हर सेल का तो अपना एक एड्रेस होता है, लेकिन जब मल्टीपल सेल को एक साथ यूज करना होता है तब हम रेंज का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक रेंज लिखी A1 कॉलन A10, A1 कॉलन A10, यह एक रेंज कहलाएगी, जिसका मतलब है हमें A1 से लेकर A10 तक के सेल पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आप देख सकते हैं बीच में कॉलन का यूज किया गया, कॉलन का। एक्सेल में हर सेल का अपना एक एड्रेस तो होता है, लेकिन जब कई सेल को आपस में मिला दिया जाता है, जब कई सेल को एक साथ लिखा जाता है तो उसे कहा जाता है रेंज। और रेंज को कॉलन सिंबल से यूज किया जाता है, कॉलन कॉलन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एमएस एक्सेल में मल्टीपल सेल के कलेक्शन को कहा जाता है रेंज, और रेंज के लिए कॉलन सिंबल का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉलन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? यह क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेन सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कंप्यूटर सिस्टम बूट नहीं हो सकता है, मतलब ऑन नहीं हो सकता है। कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, डॉस। आप मोबाइल में यूज करते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर होता है, जो फीचर कहलाता है मल्टी यूजर फीचर। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर होता है मल्टी यूजर फीचर। मल्टी यूजर फीचर मतलब एक साथ कई यूजर एक ही समय पर वर्क कर सकते हैं। एक ही समय पर जब कई यूजर वर्क करते हैं तो वह कौन सा फीचर कहलाता है, मल्टी यूजर फीचर। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टी यूजर का मतलब क्या होता है, एक ही समय पर कई यूजर वर्क कर सकते हैं। लेकिन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, डॉस। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है डॉस। डॉस एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर एक समय में केवल एक ही यूजर वर्क कर सकता है, एक समय पर केवल एक ही प्रोसेस को रन किया जा सकता है। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और यह CUI पर वर्क करता है। CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर वर्क करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉस। डॉस एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? हमें एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है यूपीएस, जिसका हमें फुल फॉर्म बताना है। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। और यूपीएस हमारे कंप्यूटर सिस्टम को पावर का बैकअप देता है। पावर का बैकअप। पावर का बैकअप मतलब यदि इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑफ हो जाता है, तो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम कुछ देर तक ऑन रह सकता है। किस डिवाइस के माध्यम से? यूपीएस के माध्यम से। यूपीएस कंप्यूटर सिस्टम को पावर का बैकअप देता है और यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यूपीएस का फुल फॉर्म अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है। यह कंप्यूटर सिस्टम को पावर का बैकअप प्रदान करता है। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।